हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सब पढ़ाई बेटा एकदम बढ़िया मस्त चल रही है। तो बच्चों, हम लोग रियल एनालिसिस के अगले वीडियो में आ गए हैं और इस वीडियो में हम लोग लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस के बारे में समझेंगे और ये भी देखेंगे आखिर लिमिट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस में क्या अंतर होता है और क्या इसमें सिमिलरिटीज़ हैं और क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। तो देखो बच्चों, लिमिट पॉइंट एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इसका आइडिया तुमको वो मैंने टोपोलॉजी में दिया होगा, क्योंकि देखो टोपोलॉजी और रियल एनालिसिस की बेटा स्टार्टिंग की बहुत सी चीज़ें आपस में मिलती हैं। तो स्टार्टिंग की बहुत सी बातें मैंने आपको टोपोलॉजी में सिखाई थी, जैसे ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है। बहुत सी बेसिक बातें तुमको मैं टोपोलॉजी में सिखाई थी और वो सब रियल एनालिसिस में भी यूज़ होती हैं। तो लिमिट पॉइंट का तुमको मैं बहुत बड़ा कंप्लीट आइडिया टोपोलॉजी में दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ फिर मैं तुमको थोड़ा लिमिट पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है सीखना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लिमिट पॉइंट देखते हैं आखिर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस का क्या मतलब है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इसका क्या मतलब है ना। तो टोपोलॉजी बेटा मैंने लिमिट पॉइंट दो जगह पढ़ाया था, एक तो स्टार्टिंग में पढ़ाया था रियल लाइन में, फिर टोपोलॉजिकल स्पेस में भी तुमको मैंने समझाया था जाकर के कि लिमिट पॉइंट आखिर क्या होता है। ठीक है, तो टोपोलॉजी भी अगर आप साथ साथ पढ़ेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में टोपोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छा होगा स्टार्टिंग की अगर आप टोपोलॉजी के वीडियो पढ़ेंगे ना, तो बहुत सी बातें आपको रियल की भी सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है ना। देखो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट क्या होता है, देखो ध्यान दो बच्चों। मान लो ई जो है ना, ई ये कोई आर का, आर मतलब रियल लाइन का सबसेट है ना। आर, आर क्या है बोलो, रियल लाइन, उसका कोई सबसेट है क्या, ई। सबसेट का मतलब हम समझते हैं, सबसेट का मतलब खाली छोटा ही नहीं होता है। सबसेट का मतलब होता है कि भाई इसके सारे पॉइंट इसमें आने चाहिए, है ना। इसको उल्टा पढ़े तो इसी को सुपर सेट भी कह देते हैं। देखो जैसे मान लो अगर एक सेट ए है 1,2 और एक सेट मान लो है 1,3,4। अब देखो ए में एलिमेंट कम है, बी में ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम ए को बी का सबसेट नहीं कह सकते। यहाँ पर ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट का मतलब होता है कि भाई इसके सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए। अब देखो जैसे दो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो सबसेट का मतलब ये मत समझना कम एलिमेंट ज्यादा एलिमेंट। सबसेट का मतलब हो गया कि भाई अगर ए, जैसे कि मान लो मैं ये ले लेता हूँ, मैंने लिया 1 और 3, फिर मैंने ले लिया बी, ये ले लिया मैंने 2 1 3। अब देखो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट हो गया, क्योंकि ए में दो एलिमेंट है, दोनों बी में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट हो गया। तो सबसेट का मतलब कि भाई इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए अगर दो सेट बराबर होते हैं ना, तब भी हम उनको एक दूसरे का सबसेट कहते हैं। जैसे मान लो ये ए ले लिया और मान लो मैंने ये बी ले लिया, अब देखो इसमें ही 1 2 3, इसमें ही 1 2 3, क्योंकि सेट्स में एलिमेंट को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें, उनकी पोजीशन बदल दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक्चुअली ये दोनों बराबर सेट हैं, इक्वल सेट्स हैं। तो इक्वल सेट्स में क्या होता है कि दोनों ही एक दूसरे के सबसेट होते हैं, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो अगर दो सेट्स इक्वल होते हैं तो उनमें दोनों को ही हम एक दूसरे का सबसेट कहते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं बेटा, हमें आनी चाहिए। ठीक है, सेट्स वैसे बहुत जरूरी है प्योर मैथ्स को सीखने के लिए। बहुत अच्छा होगा आप चाहें तो सेट्स जाकर के मेरा 11 लेवल पर मैंने पढ़ाया है, उससे और भी डिटेल से आप सीख सकते हैं। वैसे जरूरत पड़ने पर बेसिक बातें मैं बताता चलता हूँ। ठीक है ना, तो ध्यान दो। तो मान लो ई जो है वो रियल नंबर का सबसेट है, कोई भी, है ना। ई क्या है, कोई भी रियल नंबर का सबसेट। और मान लो P एक पॉइंट है जो रियल नंबर है, P बिलोंग्स टू R का मतलब P रियल नंबर का कोई पॉइंट है। तो देखो क्या होता है, P को P इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट, P इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ E। P को हम E का लिमिट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इफ एवरी नेबरहुड, एवरी एनबीडी, एनबीडी का मतलब नेबरहुड, है ना, एनबीडी का मतलब नेबरहुड, एवरी नेबरहुड एन ऑफ, ठीक है, पी पॉइंट जो लिया है उसका हर एक नेबरहुड,
है ना, सेटिस्फाई करता है। क्या सेटिस्फाई करता है कि मान लीजिए n में से p को माइनस कर दें, जो हमने p का नेबरहुड लिया है, मान लो n जो है वो p का नेबरहुड है, तो हम क्या करें, n में से p को माइनस कर दें और उसके बाद इसका e से इंटरसेक्शन लें तो फाई नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसी चीज को हम डिलीटेड नेबरहुड भी कहते हैं। क्या? डिलीटेड नेबरहुड भी कहते हैं कि जो हमने p का नेबरहुड लिया है उस नेबरहुड में से p को ही बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद e से इंटरसेक्शन लिया, तो फाई नहीं आना चाहिए, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, उनके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में हम p को e का लिमिट पॉइंट कहते हैं अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। देखो, इसी को हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम n में से p को निकाल दें तो जो बचेगा उसमें e के कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर हम n में से p को निकाल दें तो जो बचेगा उसमें e के कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, तभी तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा, है ना। देखो, जैसे मान लो अगर हम e ले लें और e मान लो हम ले लें ओपन इंटरवल 1,3, ये क्या है बोलो? ओपन इंटरवल 1,3, है ना, ओपन इंटरवल 1,3। इसका मतलब हमें 1 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर चाहिए हैं, है ना, बीच के, ध्यान रखना, है ना। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है हमें 1 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर चाहिए, बीच के 1 3 नहीं चाहिए, 1 3 नहीं चाहिए, उनके बीच के नंबर चाहिए। जैसे 1.1 भी चाहिए, 1.2 भी चाहिए, 1.02 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 2.1 भी चाहिए, 2.2 भी चाहिए ना, सारे रियल नंबर चाहिए उसके बीच के, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैंने p एक पॉइंट ले लिया और मैंने 1 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने p पॉइंट एक 1 ले लिया, समझो ध्यान से। अब देखो, जैसे यहां पर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब मैंने 1 का, देखो कह रहे हैं कि एवरी नेबरहुड ऑफ p, मतलब हम p का कोई भी नेबरहुड ले ले, चाहे वो नेबरहुड छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हम p पॉइंट का कोई भी नेबरहुड ले ले। जैसे कि मान लो मैंने इस 1 पॉइंट का ये नेबरहुड ले लिया, तो अगर मान लो मैंने ये नेबरहुड ले लिया, मान लो मैंने नेबरहुड ले लिया है -0.2 से लेकर के 0.3 तक, ये मान लो पॉइंट 0.2 है माइनस का, सॉरी, यहां पर कहीं 0 होगा ना। मान लो मैंने नेबरहुड ले लिया है 0.8 से लेकर के 1.3 तक, मान लो मैंने ये पॉइंट है 0.8, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में होगा, और ये मान लो 1.3 है, ठीक है, ये नेबरहुड मैं ले लिया। तो अगर इस नेबरहुड में से मान लो मैं 1 को निकाल दूं, अगर इस नेबरहुड में से मान लो मैं 1 को निकाल दूं, क्योंकि कोई भी नेबरहुड ले सकते हैं, कोई भी नेबरहुड ले सकते हैं, उसमें से मान लो अगर मैं 1 को माइनस कर देता हूं तो इसका मतलब 1 नहीं बचेगा। तो 1 नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 1 के अलावा देखो 1 को हटा दिया तो ये सारे पॉइंट्स बचेंगे और ये सारे पॉइंट बचेंगे, बहुत से पॉइंट हैं ये। जैसे 1 के आगे जाओगे तो बहुत से पॉइंट्स हैं, क्योंकि 1 से 1.3 तक बहुत से पॉइंट। देखो जरा मैं बड़ी पिक्चर बनाता हूँ जिससे बात थोड़ी क्लियर हो जाए, थोड़ी बड़ी पिक्चर बनाता हूँ। मान लो मैंने ये 1 ले लिया, है ना, और यहाँ पर ये 2 ले लिया और यहाँ पर ये 3 ले लिया। 1 से 3 तक हमारा ई है, देखो ये। और मान लो मैंने ये जो नेबरहुड लिया है, ये मान लो नेबरहुड मैंने लिया है 0.8 से लेकर के 1.3 तक का, मान लो मैंने नेबरहुड लिया। मान लो ये 0.8 है और ये है मान लो 1.3 तक का मैंने नेबरहुड ले लिया, ये मान लो हमारा n है। n भी क्या है? एक प्रकार का ओपन इंटरवल, है ना। नेबरहुड का मतलब ही होता है कि आपको छोटा सा एक ओपन इंटरवल लेना है। ओपन इंटरवल का मतलब अब हमें यहां से यहां तक के बीच के सारे रियल नंबर लेने हैं। अब इसमें से अगर मैं 1 को निकाल दूं, है ना, कि मुझे n माइनस पी करना है, तो n में से अगर मैं 1 को निकाल दूंगा, n माइनस पी करूंगा, मान लीजिए p का मतलब देखो ये 1 को अगर मैं निकाल दूंगा, है ना, क्योंकि सेट बना के निकालना होगा, क्योंकि n एक सेट है
और P एक पॉइंट है, तो पॉइंट को सेट की फॉर्म में ही हम, क्योंकि सेट में से सेट ही माइनस होता है, इसीलिए n में से अगर P को निकालना है तो सेट बना के निकालना होगा। तो क्या हुआ, मान लो मैंने 1 को निकाल दिया। अब अगर 1 को निकाल दिया तो बचेगा क्या, देखो ये सारे पॉइंट बचेंगे और ये सारे पॉइंट बचेंगे। तो जो अगर मैं n में से P को निकाल दूंगा तो ये सारे पॉइंट बचेंगे। तो मान लीजिए जो बचा है, मान लीजिए 0.8, 1.3 में से 1 को मैंने निकाल दिया। अब जो बचा है वो ये सब बचा है। तो इसका और ई का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो बहुत से पॉइंट कॉमन आपको मिल जाएंगे, बात समझे ना। क्योंकि ये जो बचा है वो देखो ये सारा बचा है, और 1 को तो आपने निकाल ही दिया, 1 को हटा दो। तो इसमें से और इसमें से जब आप कॉमन लोगे तो देखो बहुत से पॉइंट, ये देखो सारे पॉइंट आपको कॉमन मिल जाएंगे। तो मतलब n में से p को जब माइनस करोगे और उसका इंटरसेक्शन e से लोगे तो वो फाई नहीं आएगा, बहुत से पॉइंट कॉमन आएंगे। तो इसका मतलब 1 जो है ये e का लिमिट पॉइंट हो गया, जबकि देखो e के पास 1 है नहीं। तो लिमिट पॉइंट जो है वो जरूरी नहीं कि उस सेट में आए, उस सेट में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो लिमिट पॉइंट जो होता है, जैसे कि देखो 1 जो है ये इस e का लिमिट पॉइंट हो गया, क्योंकि लिमिट पॉइंट उस सेट में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों ही बातें। इसी प्रकार देखो हम 1 लिया, 1 लिमिट पॉइंट है। अगर हम 1.1 लेंगे तो 1.1 भी इसका लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि 1.1 के आसपास जो भी आप नेबरहुड लोगे उसमें से 1.1 को निकाल दोगे, उसका ई से इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स कॉमन होंगे ही होंगे। इसी प्रकार हम जितने भी पॉइंट चाहे ले लें 1 और 3 के बीच में, ये सब ई के लिमिट पॉइंट्स होंगे। और अगर हम 3 को ले लें तो 3 भी ई का लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि अगर हम 3 के आसपास कोई नेबरहुड लेंगे उसमें से 3 को निकालेंगे तो फिर उसका ई से इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ओपन इंटरवल है इसके अगर हम सारे लिमिट्स पॉइंट्स का सेट ले लें, सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट, तो वो होगा क्लोज इंटरवल 1, 3। क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है, देखो ये क्लोज का मतलब होता है कि हमें 1 भी चाहिए है और 3 भी चाहिए है और बीच के सारे रियल नंबर भी हमको चाहिए। तो अगर हम इसका सारे लिमिट पॉइंट का सेट निकालेंगे तो वो ये होगा क्लोज इंटरवल 1, 3। यानी इस सेट के ये सारे लिमिट पॉइंट्स हैं, मतलब 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 3 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 1, 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे वो सब के सब इसके लिमिट पॉइंट होंगे। तो इसलिए कोई भी अगर आप ओपन इंटरवल लेते हैं तो उसका लिमिट पॉइंट हमेशा क्लोज इंटरवल होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। क्लोज इंटरवल का मतलब आपको बीच के रियल नंबर भी चाहिए हैं और 1, 3 भी चाहिए है, और इसी को हम कहते हैं डिराइव्ड सेट, है ना, डी ऑफ ई। डी ऑफ ई को कहते हैं डिराइव्ड सेट, ठीक है। डिराइव्ड सेट ये होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ ई, ई के सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट, इसी को डिराइव्ड सेट भी कहते हैं। तो इसी को हम डी ऑफ ई भी कह सकते हैं। तो ये अपने आप में एक जनरल रूल आप ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी ओपन इंटरवल लेंगे तो उसका जो डीई होगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स होगा, वो हमेशा क्लोज इंटरवल होगा। इस बात को आप दिमाग में हमेशा रखो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो अभी देखो हम कुछ और बातें भी सीखते हैं, जरा इसको लिखो बच्चों ध्यान से पहले। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा बेटा अभी हम आइडिया लिमिट पॉइंट ऑफ सेट के बारे में ले रहे हैं। देखो जैसे मान लो अगर हम एक सेट ये ले लें ई, क्लोज इंटरवल ले लिया मान लिया मैंने, तो इसका अगर हम लिमिट पॉइंट देखें तो इसका जो डिराइव सेट होगा वो इसी के बराबर ही होगा, मतलब इसके सारे लिमिट्स पॉइंट्स का सेट ये हो जाएगा।
मतलब 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 2 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 1.1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 1.5 भी इसका लिमिट पॉइंट है ना। तो इसके सारे लिमिट पॉइंट का सेट हमेशा ये हो जाएगा, ध्यान रखना। मान लो मैं ऐसा ले लूं, एक तरफ क्लोज ले लूं, एक तरफ ओपन ले लूं, तब भी इसके लिमिट पॉइंट का सेट जो है ना ये क्लोज इंटरवल ही हो जाएगा। बात समझे? चाहे आप दोनों तरफ ओपन लो, चाहे दोनों तरफ क्लोज लो, लिमिट पॉइंट का जो सेट है यानी कि डिराइव सेट ऑफ ई है हमेशा क्लोज ही होगा। चाहे एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन ले लो, तब भी डिराइव सेट ऑफ ई जो है वो हमेशा क्लोज इंटरवल ही होगा। बात समझे ना? तो ये बात ध्यान रखो। अच्छा मान लो, मतलब ये दूसरा एग्जांपल हो गया, ये आपका तीसरा एग्जांपल हो गया। मान लो मैं ऐसा लेता हूं, मान लो मैंने ऐसे ले लिया कि ई को मैंने ये मान लिया, ई को मैंने मान लिया 1 2 3, मतलब ये देखो फाइनाइट एलिमेंट्स का सेट है, इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। अब देखो जैसे मैं चेक करूं कि 1 जो है क्या इसका, जैसे कि इसके पास केवल 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? 1 2 और 3, इसके पास केवल 3 एलिमेंट्स हैं। तो मान लो मैं एक एलिमेंट 1 लेता हूं, तो मैं चेक करता हूं कि 1 क्या इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो चेक करें, देखो अब हम एक नेबरहुड ले लें, मान लो मैंने ये नेबरहुड ले लिया, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं 1 को निकाल दूं, 1 को निकाल दिया तो ये सब बचेंगे और ये सब बचेंगे, तो इसका ई से इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि ई के पास केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 3 है, तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, आएगा कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब 1 लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी नेबरहुड लेंगे उसमें से 1 को निकाल देंगे, फिर जो बचेगा उसका ई से इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका लिमिट पॉइंट कोई भी पॉइंट नहीं होगा। और ये अपने आप में रूल है कि अगर कोई फाइनाइट सेट है, जैसे कि देखो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, तो इसका जो लिमिट पॉइंट्स होगा वो 5 होगा। डी ऑफ ई कितना होगा? 5, मतलब कोई भी लिमिट पॉइंट इसके पास नहीं होगा, नो लिमिट पॉइंट। ये बात ध्यान दो, ठीक है, कोई भी लिमिट पॉइंट इसके पास नहीं होगा अगर ई जो है वो फाइनाइट सेट है। तो डिराइव सेट ऑफ ई है ना, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, मतलब कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा इसके पास, ये बात ध्यान दो, नो लिमिट पॉइंट, क्योंकि ये फाइनाइट है। इसके अलावा देखो 2 लोग है वो भी लिमिट पॉइंट नहीं, 3 लोग है वो भी लिमिट पॉइंट नहीं। अच्छा लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है उस सेट के अंदर हो, उस सेट के बाहर भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी आप कोई पॉइंट ले लो, जैसे 1.1 1.2 वो भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा इसका। बस समझे ना? तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि भाई लिमिट पॉइंट, जैसे कि मान लो अगर मैं नेचुरल नंबर ले लूं, है ना, अगर मान लो मैं e बराबर ले लूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, n का मतलब हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और मैं इसका DE निकालूं तो इसका भी DE जो है बच्चों ध्यान रखना 5 आएगा, मतलब नेचुरल नंबर के सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। हालांकि ये इनफाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर का जो बच्चों सेट होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन फिर भी इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं आएगा। अच्छा इसी प्रकार अगर मान लो मैं रैशनल नंबर ले लूं, E इक्वल टू Q ले लूं, Q का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल नंबर बेटा क्या होते हैं आप जानते होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आ जाते हैं, पॉइंट्स वाले भी आ जाते हैं, ये सब रैशनल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर होते हैं। तो अगर मैं रैशनल नंबर ले लूं और अगर मैं इसका डिराइव सेट निकालूंगा तो ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा, ध्यान रखना, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि रैशनल नंबर का लिमिट पॉइंट होते हैं सारे रियल नंबर्स। और अगर मैं सेट ऑफ इररेशनल नंबर ले लूं, मान लिया मैंने ले लिया सेट ऑफ इररेशनल नंबर, है ना, इसको हम R माइनस क्यू भी कहते हैं, कि रियल नंबर में से अगर आप रैशनल नंबर निकाल देंगे तो मिलेगा इररेशनल नंबर, है ना। R माइनस क्यू का मतलब भी इररेशनल नंबर होता है, रियल नंबर में से रैशनल को निकाल दिया तो क्या बचेगा? इररेशनल नंबर। तो अगर मैं ये ले लेता हूं सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, ठीक है, तो इसका भी डिराइव सेट जो है वो ऑल रियल नंबर्स होगा, ध्यान रखना R होगा। तो ये मतलब कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं
ठीक है, जो हमें अच्छा होगा याद रखें हम लोग, ठीक है, लिमिट पॉइंट के बारे में। तो अभी मैंने लिमिट पॉइंट ऑफ सेट आपको बताया। देखो जैसे मैंने क्या बताया कि लिमिट पॉइंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि मान लो P आपने एक पॉइंट लिया, उसका कोई भी नेबरहुड लिया, उस नेबरहुड में से आपने P को निकाल दिया, जो सेट बचा उसका E से इंटरसेक्शन लिया, तो वो इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपने n माइनस पी किया उसमें E का कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप n माइनस पी करोगे तो एक्चुअली n माइनस पी के पास E के इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, है ना। जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल देखा था, इसको जरा लिखो पहले ध्यान से बच्चों, ठीक है, इसको जरा लिखो ध्यान से। DE का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, इसको डिराइव्ड सेट ऑफ E भी कहते हैं। मतलब E कोई सेट है, उसका आपको डिराइव्ड सेट ऑफ E चाहिए, इसका मतलब आप सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट ले लीजिए, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो आपने ये अभी एग्जांपल लिया, ठीक है, कि भाई 1 एक पॉइंट है तो 1 इसका लिमिट पॉइंट है। क्योंकि अगर आप देखो ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है और ये मान लो हमारा E है, E। अगर आप 1 के आसपास कोई भी नेबरहुड लोगे उसमें से 1 को निकाल दोगे तो बहुत से पॉइंट बचेंगे जो n माइनस पी और E में कॉमन होंगे। एक्चुअली हमें चाहिए तो कम से कम एक पॉइंट होता है, लेकिन फिर भी जो हमें यहाँ पर चीजें बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि आपको n माइनस पी, ये n है उसमें से p को निकाल दिया तो n माइनस पी ये बचा, तो n माइनस पी और E के बीच में आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे, है ना। तो चलिए सच्चाई ये होती है कि n माइनस पी एंड E, ठीक है, हैव इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। n माइनस पी और E के बीच में आपको इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स एक्चुअली मिलेंगे, है ना। ये बात ध्यान रखना, हमें चाहिए होता है कि भाई n माइनस पी और E में कम से कम एक पॉइंट कॉमन आ जाए, क्योंकि अगर एक पॉइंट कॉमन आ गया तो n माइनस पी और E का इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली जो है वो रियलिटी ये है कि n माइनस पी और E में आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन मिल जाते हैं, हमेशा ऐसा होता है। तो हम ऐसी भी डेफिनेशन कह सकते हैं कि भाई आप कोई भी नेबरहुड n लेंगे, n में से p को निकाल देंगे, n में से p को निकाल दिया जाए तो उसी को हम डिलीटेड नेबरहुड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आप डिलीटेड नेबरहुड लेंगे उसमें और E में इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होते हैं, तो आप ऐसी डेफिनेशन भी लिमिट पॉइंट की लिख सकते हैं, ये बात ध्यान दो, ठीक है। अच्छा तो देखो ये बच्चों हुआ कि भाई लिमिट पॉइंट ऑफ सेट क्या होता है, ये हमने यहां पर देखा, ठीक है ना, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट क्या होता है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, लिमिट पॉइंट के और भी कई नाम हैं, लिमिट पॉइंट के और भी कई नाम हैं। देखो लिमिट पॉइंट के बच्चों और भी कई नाम है, जैसे लिमिट पॉइंट को हम लोग क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट, ठीक है, और इसी को हम एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी इसको हम लोग कहते हैं, इसी को हम कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, ये कई सारे नाम होते हैं लिमिट पॉइंट के, ठीक है। देखो ध्यान दो बच्चों कि अब हम पढ़ें आखिर लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, बात समझे। देखो जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ते थे कि मान लो मेरे पास xn कोई सीक्वेंस है, ठीक है, और अगर हम मतलब xn का मतलब उसका nth टर्म है,
अगर हम xn की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर निकालते हैं और वो l आ जाती है, मतलब एग्जिस्ट कर जाती है वो लिमिट, तो हम कहते थे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो हम क्या कहते थे? हम कहते थे ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कैसी है बोलो? ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ऐसा हम कहा करते थे। और इसी को हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस भी कहते थे, है ना। जैसे हमसे कहा जाए कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस, तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो है वो भी एल ही हो गया। लिमिट ऑफ सीक्वेंस का मतलब उसके nth टर्म की n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर लिमिट, है ना। तो इसी को हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस भी कहते हैं, जो भी l निकल के आता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो ध्यान रखना, लिमिट ऑफ सीक्वेंस अब तक हम पढ़ते थे, अब हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो दोनों में बच्चों थोड़ा अंतर है। देखो क्या अंतर है, देखो ध्यान दो। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस की देखो डेफिनेशन क्या कहती है। देखो ये डेफिनेशन ये कहती है कि मान लो अगर P जो है वो एक लिमिट पॉइंट है, इफ P इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn, मान लो P जो है वो किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, मान लो, ठीक है। P क्या है बोलो? किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। तो कहते हैं देन एवरी नेबरहुड ऑफ P, एवरी नेबरहुड ऑफ P, NBD क्या मतलब क्या हुआ? नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का ओपन इंटरवल जो P के आसपास हम लेते हैं, ठीक है। तो एवरी नेबरहुड ऑफ P contains infinite number of points of P, infinite number of points of sequence। देखो ये क्या कह रहा है कि हम P को किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहेंगे, वही जो मैंने आपको अभी सेट के केस में दूसरी डेफिनेशन बताई थी। तो वही कुछ मिलती जुलती डेफिनेशन भी बेटा यहाँ पर सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट के लिए भी बनाई गई। क्या देखो कि अगर मान लो P जो है वो किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, तो कह रहे हैं कि P का कोई भी नेबरहुड आप लोगे, उसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाने चाहिए। आप सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट अगर L लेते हैं तो उस L में सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाने चाहिए। बात समझे? सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट्स उस नेबरहुड में आ जाएंगे तो हम उस पॉइंट को सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहेंगे। ये डेफिनेशन दी गई है लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस के लिए। देखो समझो ध्यान से, क्या मतलब हुआ। देखो जैसे कि मान लो मैंने एक सीक्वेंस xn ले लिया और xn ले लिया 1/n, मान लो मैंने ये सीक्वेंस ले लिया। अब 1/n का मतलब क्या हुआ? n को 1 रखोगे, n को 2 रखोगे, n को 3 रखोगे, n को 4 रखोगे, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब देखो अगर मैं कहूंगा कि 0 जो है 0 वो इसका लिमिट पॉइंट है ना, 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, तो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि 0 के आसपास इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। क्योंकि देखो आगे बढ़ते जाओगे तो 1/, ऐसे कुछ आएगा 10,000, 1/1,00,000, ऐसे करके चीजें बहुत सारी आएंगी। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं एक्चुअली ये 0 के ही तो आसपास है। तो 0 के आसपास आप कोई भी अगर नेबरहुड लोगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, इसलिए 0 क्या है? इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है ना। और ध्यान रखना, जबकि 0 इस सीक्वेंस का मेंबर नहीं है, मतलब इस सीक्वेंस के अगर आप टर्म लिखना शुरू करोगे तो कभी भी 0 नहीं मिलेगा, लेकिन 0 इसका लिमिट पॉइंट है। तो मतलब लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कि उस सीक्वेंस का कोई मेंबर हो या उसका एलिमेंट हो। जैसे वहां पर भी वही था, सेट के केस में भी यही था
कि लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं था कि सेट का एलिमेंट हो या सेट का मेंबर हो, लिमिट पॉइंट सेट के बाहर भी जा सकता था। उसी प्रकार यहां पर भी लिमिट पॉइंट सीक्वेंस के बाहर भी जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक बात जरा और समझो आप, इंपॉर्टेंट देखो, वो बात देखो ये है, एक बात और आप इंपॉर्टेंट समझो, नोट करके चाहे तो इसको लिख लो, कि मान लो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है और हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn निकालें और xn l आ जाए, तो ये क्या कहलाता है? तो मैंने बताया अभी आपको, n जो है ना, ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहलाता है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहा जाता है। ध्यान रखना कि अगर आपको लिमिट ऑफ सीक्वेंस मिल रहा है, मतलब n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर आपको xn की लिमिट मान लीजिए l मिल रही है, वो फाइनाइट है, तो ये चीज हमेशा ही उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, है ना। देन L इज ऑलवेज, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ये बात ध्यान रखो, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस मतलब अगर आपने nth टर्म की लिमिट निकाली और वो L है, तो जो L आएगा जो कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगा, वो हमेशा उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। यानी सीक्वेंस का लिमिट हमेशा उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। देखो जैसे इसमें भी जो हमारा xn है ना, इसमें भी अगर हम लिमिट पॉइंट, अगर लिमिट निकालें इंफिनिटी पर, तो वो 0 आ जाएगी। तो इसीलिए 0 इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि इस सीक्वेंस की लिमिट भी 0 है। मतलब सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो हमेशा उस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट को बताएगी। ये कन्फर्म है, इस बात को याद कर लो। सीक्वेंस की लिमिट हमेशा ही उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं है। देखो जैसे मान लो हम लोग एक और एग्जांपल लें, मान लो हम एक सीक्वेंस ये ले लें -1 की पावर n। अगर हम इस सीक्वेंस की लिमिट निकालते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, मान लो xn की लिमिट निकालते हैं, तो क्या होगा? देखो -1 की पावर n होगा। अब ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू n1 रखोगे तो -1 आएगी, n2 रखोगे तो +1 आएगी, इसकी वैल्यू कभी +1 कभी -1, तो ये लिमिट नॉट एग्जिस्ट होगी। मतलब आपको इसका लिमिट नहीं मिला, आपको L नहीं मिला। लेकिन ध्यान दो, जो xn है वो क्या है? xn क्या है? -1 +1 -1 +1, ठीक है, -1 +1 ऐसे टर्म है इसके। क्योंकि n को जब भी आप ऑड लोगे तो वैल्यू -1 आ जाएगी, n को इवन लोगे वैल्यू +1 आ जाएगी। अब देखो ध्यान दो, जैसे अगर आप 1 को ले लो, 1 को, एक टर्म इसका -1 है और एक टर्म इसका 1 है, ठीक है। तो अगर आप 1 के आसपास कोई भी नेबरहुड लोगे तो उसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म 1 है। भाई 1 के आसपास मान लो आपने ये नेबरहुड ले लिया, तो उसमें 1 आ रहा है ना, और 1 कितने बार आ रहा है? इनफाइनाइट बार आ रहा है। तो इसका मतलब 1 इसका लिमिट पॉइंट है। इसी प्रकार -1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि -1 के आसपास आप कोई भी नेबरहुड लोगे, उसमें -1 बहुत से पॉइंट आ रहे हैं, और -1 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है सीक्वेंस में। तो मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई टर्म कई बार रिपीट हो जाए तो वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है हमेशा। अगर सीक्वेंस में कोई टर्म इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर जाए तो वो सीक्वेंस का हमेशा लिमिट पॉइंट होता है। इस बात को आप याद कर सकते हैं। मतलब इसके 2 लिमिट पॉइंट्स हैं, इसके 2 लिमिट पॉइंट्स हैं, क्या क्या? -1 और 1, जबकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ध्यान देना, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो हमेशा लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। मतलब हो सकता है आपको लिमिट पॉइंट्स मिल जाएं लेकिन लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो। जैसे यहां पर देखो ऐसा हो गया, ये 2 लिमिट पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि आप 1 के आसपास कोई भी नेबरहुड लोगे, उसमें 1 1 1 1, क्योंकि सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं।
इसी प्रकार -1 के आसपास कोई भी नेबरहुड लोगे उसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अदर वर्ड्स ऐसा भी कह सकते हो आप कि अगर कोई टर्म सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम आता है तो वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर -1 और 1 सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, जैसे कि अगर हम इस सीक्वेंस की रेंज निकालें, देखो मैंने बताया था बेटा सीक्वेंस की रेंज क्या होगी। अगर हम इस सीक्वेंस की रेंज निकालें तो इसकी रेंज हो जाएगी -1 और 1। अब देखो जो रेंज है वो एक प्रकार का सेट है और फाइनाइट सेट है, तो अगर हम इस रेंज के लिमिट पॉइंट निकालें तो इसके लिमिट पॉइंट्स आपको 5 मिलेंगे, कुछ भी इसका, क्योंकि देखो ये एक फाइनाइट सेट है और हमने देखा था कि फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट कुछ भी नहीं होता, तो रेंज का आपको कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिला। ये जो आपको 2 लिमिट पॉइंट्स मिले हैं ये सीक्वेंस के मिले हैं, रेंज के नहीं। तो ये बात भी हमेशा ध्यान रखना कि जो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि रेंज के भी लिमिट पॉइंट्स हो। रेंज एक अपने आप में सेट होगा और उसके लिमिट पॉइंट को निकालने के लिए आप लिमिट पॉइंट ऑफ सेट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये रेंज जो है ना ये 2 एलिमेंट्स का सेट है। रेंज का मतलब सीक्वेंस के अलग अलग एलिमेंट्स को ले लो। मैंने देखो बताया भी था स्टार्टिंग में, अगर आप रियल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बेटा तो वहाँ पर शुरुआत में मैंने बताया भी था कि सीक्वेंस की रेंज का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस की रेंज का मतलब इसके केवल देखो -1 और 1 2 अलग अलग एलिमेंट्स को उठा लो, उसको एक सेट के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो लिमिट पॉइंट्स आएंगे वो कुछ भी नहीं आएंगे, 5 आएंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का अपना फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि जो लिमिट पॉइंट्स रेंज सीक्वेंस के हों वही लिमिट पॉइंट्स रेंज के भी हों। देखो जैसे मान लो अगर मैं एक सीक्वेंस ये ले लूं, मान लो सीक्वेंस ले लिया 1 + -1 की पावर n, ठीक है। अगर मैं इसका लिमिट निकालूं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर तो इसका भी लिमिट देखो नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 हो सकती है तो कुल मिला के वैल्यू 0 हो सकती है, और इसकी वैल्यू 1 हो सकती है तो कुल मिला के वैल्यू 2 हो सकती है। तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है 2 हो सकती है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इनफाइनाइट पर क्या होगा हम नहीं जानते। इसकी वैल्यू कभी 0 होगी और कभी इसकी वैल्यू 2 होगी, है ना। तो मतलब देखो जैसे अगर हम इस सीक्वेंस के टर्म देखें, n को 1 रखो मान लो, अगर आप n को 1 रखोगे तो ये वैल्यू 1 - 1 0 हो जाएगी, पहला टर्म आ गया सीक्वेंस का। अगर आप n को 2 रखोगे तो ये 1 और ये 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अगर आप n को 3 रखोगे तो ये 1 ये -1 फिर 0 हो जाएगा। अगर आप n को 4 रखोगे तो फिर 2 हो जाएगा। तो 0 2 0 2 ये देखो सीक्वेंस के टर्म आ गए। अब देखो 0 0 0 इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है, 2 2 2 भी, तो इसके लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो 0 और 2 आ जाएंगे। इसके लिमिट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0 और 2। फिर वही देखो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन आपको इसके लिमिट पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और इसकी अगर आप रेंज निकालोगे तो रेंज भी देखो यही हो जाएगा 0 2। इसकी अगर आप रेंज निकालोगे तो रेंज भी 0 2 हो जाएगा। फिर देखो रेंज एक फाइनाइट सेट है तो इसका भी कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करने वाला। बात समझे ना। देखो जरा बच्चों ध्यान से इसको, हाँ देखो एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। देखो जैसे मान लो अगर मैं एक्शन ये ले लूं 1 + 1/n और सीक्वेंस ये ले लूं, मान लीजिए ये सीक्वेंस मैंने ले लिया। अगर मैं एक्शन की लिमिट निकालता हूं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, और 1/∞ कितना हो जाएगा 0, तो वैल्यू 1 आ गई।
तो इसका मतलब देखो लिमिट आ गई तो ये लिमिट पॉइंट होगा, कंफर्म है। तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा ना वो यही होगा, 1 ही होगा, है ना। इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि सीक्वेंस की लिमिट अगर 1 है तो उसका लिमिट पॉइंट होना कंफर्म है। सीक्वेंस की लिमिट अगर 1 है तो वही उसका लिमिट पॉइंट होगा, ये कंफर्म है। लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, हो सकता है लिमिट पॉइंट मिले और सीक्वेंस की लिमिट ना मिले। अभी तुमको मैंने एग्जांपल दिखाए हैं ऐसे। लिखो बच्चों जरा ध्यान से पहले इसको फटाफट। ठीक है, देखो अब जरा बेटा दो बातें ध्यान दो। एक थ्योरम होती है, देखो थ्योरम क्या होती है? थ्योरम होती है बोल्जानो, ठीक है, वेरस्ट्रैस थ्योरम। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग यहां पर टफ है बेटा। ठीक है, ये देखो एक थ्योरम होती है BOLZANO बोल WEI, ठीक है, WEIERS, ठीक है, WEIERSTRASS, बोल्जानो वेरस्ट्रास थ्योरम। देखो ये थ्योरम ये कहती है, ये थ्योरम के दो स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट तो सेट के लिए है, जो तुमको वही मैंने टोपोलॉजी में बताया था पहले, और एक स्टेटमेंट सीक्वेंस के लिए है। दोनों देखो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो सेट के लिए इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? कह रहे हैं एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट of R has at least one limit point, ठीक है, has at least one limit point। क्या कर रहा है? देखो कह रहा है every bounded infinite subset of R has at least one limit point। मतलब अगर कोई भी R का सबसेट लिया आपने, सबसेट मतलब R से छोटा कुछ भी, जैसे नेचुरल नंबर होता है वो भी R का सबसेट होता है, ठीक है, और कोई इंटीजर होता है वो भी R का सबसेट है, रैशनल इररेशनल भी R के सबसेट है। जो भी आप ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल लेते हैं ये सब R के ही सबसेट होते हैं, क्योंकि R के ही कुछ पार्ट होते हैं। R का मतलब सारा रियल नंबर, जितने भी आप ओपन इंटरवल लें, मान लो आप ओपन इंटरवल लें 1,2 या ओपन इंटरवल लें 0,1, ये सब R के सबसेट ही हैं। लेकिन अगर ये बाउंडेड हैं, तो अगर ये बाउंडेड होंगे तो इनमें कम से कम एक लिमिट पॉइंट मिलेगा। देखो जैसे नेचुरल नंबर में कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर बेटा बाउंडेड नहीं है ना, वो इनफाइनाइट तक जाता है। बाउंडेड का मतलब जिसमें एक एलिमेंट सबसे छोटा मिल जाए और एक एलिमेंट सबसे बड़ा मिल जाए। देखो ये बाउंडेड अनबाउंडेड मैंने बहुत डिटेल से बेटा आपको समझाया हुआ है रियल के पिछले वीडियोस में। तो बेटा पुराने वीडियोस आप जरूर देखिए इस वीडियो को पढ़ने से पहले, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अच्छा अब देखो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सीक्वेंस के लिए होता है। ये स्टेटमेंट देखो क्या है? एवरी बाउंडेड, ठीक है, सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन पॉइंट। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस जो है ना वो वैसे भी सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म ही होते हैं, सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट टर्म होते हैं, क्योंकि सीक्वेंस का डोमेन नेचुरल नंबर होता है। मतलब डोमेन का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 8 7 एंड सो ऑन आप रखते जाइए। तो सीक्वेंस तो हमेशा ही इनफाइनाइट नंबर वाली ही होती है। अब सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसके पास भी कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों ये दो स्टेटमेंट हैं बोल्जानो वेरस्ट्रास थ्योरम के। बोल्जानो जल्दी से बोल, ठीक है ना। तो बोल्जानो वेरस्ट्रास थ्योरम के दो स्टेटमेंट हैं, एक सेट के लिए है, एक सीक्वेंस के लिए है। इन दोनों को याद रखिए, जरूरत पड़ने पर इनका यूज भी हम लोग करेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखो। तो ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ा लिमिट पॉइंट
ऑफसेट के बारे में भी सीख लिया, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस के बारे में भी सीख लिया, और लिमिट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट के बारे में अंतर भी हमने सीख लिया। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही बेटा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।